नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम देख रहे हैं जीके पॉइंट पर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी बातें। और इसमें हम देख रहे हैं भारत के इतिहास और भारत के इतिहास में महात्मा गांधी के आसपास। तो इसमें आज हमारे 10 पॉइंट लिए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट कांग्रेस के चरण, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 चंपारण सत्याग्रह, नंबर 4 अहमदाबाद मिल आंदोलन, 5 खेड़ा सत्याग्रह, 6 रोलेट एक्ट, 7 अंतर कमेटी, 8 खिलाफत आंदोलन और 9 पे असहयोग आंदोलन, 10 पे चोरी चौरा कांड। इन 10 बिंदुओं पर आज चर्चा करने वाले हैं। पहले बिंदु पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण बने, जिसमें नंबर 1 चरण जो था उसको हम उदारवादी, नंबर 2 वाले को उग्रवादी और नंबर 3 वाले को गांधीवादी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पहला चरण 1885 से लेकर 1905 तक रहा। दूसरा चरण 1905 से लेकर 1919 तक रहा और तीसरा चरण 1919 से लेकर आज़ादी तक रहा, जिसे हम गांधीवादी चरण के रूप में जानते हैं। तो प्रथम चरण के विभिन्न नेता और विभिन्न घटनाएं थी, जिस पर हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। पर प्रमुख नेता जो प्रारंभिक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वही थे। द्वितीय चरण में उग्रवादी नेता थे, जिसमें लाल बाल पाल और अरविंद घोष का नाम प्रमुख है। तृतीय चरण में गांधीवादी नेता थे, जो महात्मा गांधी की नीतियों का अनुसरण करते थे। महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ और गुजरात स्थान पर हुआ। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। इनके सचिव महादेव देसाई थे। महात्मा गांधी ने लंदन से वकालत की पढ़ाई की और इसके बाद अफ्रीका में दादू अब्दुल्ला नामक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी अफ्रीका जाते हैं, जहां पर इनका सेंट पीटर्सबर्ग नाम के एक रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण जो है अपमान होता है और उसी अपमान के कारण यह अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। वहीं पर महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम समाचार पत्र भी निकाला गया था, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो गांधी जी अफ्रीका प्रवास के समय अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया और वहां पर एक फिनिक्स आश्रम खोला। जो इनका एक अंग्रेज मित्र था केलन बेक, उसकी सहायता से एक फिनिक्स आश्रम खोला और इसी प्रकार से गांधी जी ने जो है अफ्रीका से अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। अगर हम बात करते हैं इंडियन ओपिनियन, तो गांधी जी का न्यूज़पेपर है जो कि गांधी जी ने अफ्रीका से निकाला था। इसके बाद में महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं हैं। महात्मा गांधी जी जो है 1915 में भारत आ गए और 1916 में इन्होंने कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में भाग लिया। वहां से इनकी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की गई। इसके बाद निरंतर इन्होंने रचनात्मक गतिविधियों में भाग लिया, जैसे चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, अंतर कमेटी, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चोरी चौरा। ये सभी घटनाएं महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें कि 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। इसीलिए आज हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी के जीवन की शुरुआत राजनीतिक रूप से अगर देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। 1916 में महात्मा गांधी ने जो है पहली बार सार्वजनिक रूप से लखनऊ सम्मेलन में भाग लिया था।
इसी समय इनकी अनेक नेताओं से मुलाकात हुई, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद ऐसे प्रमुख नेता थे। और इन्हीं नेताओं से आगे ये चंपारण में जुड़े। चंपारण में राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद भी इनके साथ थे। चंपारण सत्याग्रह, आगे हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। देखो, अभी महात्मा गांधी में बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे कि महात्मा गांधी के समाचार पत्र, पुस्तकें, उपाधियां, इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आगे इन पे भी आएंगे अपन। तो देखो, चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में हुआ था। यहाँ नील खेती की समस्या थी। कृत्रिम नील का आविष्कार हो जाने के कारण नील के पैदावार सही नहीं मिल रहे थे और किसान परेशान थे। बागान मालिक, किसान सब परेशान थे। तो यहाँ पर जो है 3/20 भाग पर नील की खेती करने की एक पद्धति चल रही थी, जिसको 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। तो इसी कारण राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी इस सत्याग्रह से जुड़ते हैं और किसानों को इस पद्धति से मुक्ति मिलती है। अतः महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। यानी कि चंपारण में गांधी जी की जीत हुई। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जे.बी. कृपलानी, मजहर उल हक जैसे नेता थे। यानी कि राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जे.बी. कृपलानी, मजहर उल हक गांधी जी के साथ थे। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस समय दी? चंपारण सत्याग्रह के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी कि इनके विशेष प्रयासों को देखते हुए गांधी जी ने महात्मा की उपाधि दी। तो इस प्रकार से हमने चंपारण सत्याग्रह की बातों को जाना। अब बात आती है अहमदाबाद मील आंदोलन। देखो, अहमदाबाद मील आंदोलन 1917-18 मील मजदूरों के द्वारा प्लेग बोनस की मांग थी। यहाँ पर समस्या क्या थी? प्लेग बोनस। अहमदाबाद में समस्या क्या थी? प्लेग बोनस, जो कि 75% दिया जाता था और बाद में बंद कर दिया गया था। फिर इसको मांग करी गई 50% देने की, लेकिन महात्मा गांधी के आगमन के बाद 35% प्लेग बोनस पर बात बनी। इस तरह से अहमदाबाद मील आंदोलन जो हुआ, इसमें मुख्य समस्या एक बोनस को लेकर थी और उस बोनस का नाम था प्लेग बोनस, जो पहले मजदूरों को दिया जाता था इंसेंटिव के रूप में 75%, पर मजदूरों को बंद कर दिया गया। बाद में 50% बोनस की मांग मजदूर कर रहे थे, किंतु गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद बड़ी मुश्किलों से 35% पर बात बनी। इस प्रकार गांधी जी की एक और जीत हुई और अहमदाबाद मील आंदोलन जो है गांधी जी का सफल हुआ। इस समय गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। अगर हम बात करें कि गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल कहाँ की गई थी, तो अहमदाबाद में की गई थी। इनके साथ अंबाबाई पटेल, अनुसुईया बहन आदि भी थे। यानी कि जो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ, इस समय गांधी जी के साथ अंबाबाई पटेल और अनुसुईया बहन आदि भी थे। अब हम तीसरे आंदोलन की ओर चलते हैं, सत्याग्रह की ओर।
उसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह 1918। यह गांधी जी का एक बड़ा प्रमुख सत्याग्रह था जो कि गुजरात में ही पड़ता है। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा के किसानों को समस्या थी, अतिवृष्टि हो जाने के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे। अतिवृष्टि हो जाने के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे और इन पर लगान बढ़ा दिया गया था। इसी कारण किसानों ने महात्मा गांधी से सहयोग मांगा और महात्मा गांधी ने खेड़ा में किसानों का साथ दिया। तो लगान जो है, सरकार ने किसानों की स्थिति को देखकर लगान में रियायतें दी और गांधी जी की लगातार तीसरी जीत हुई। गांधी जी ने यहाँ पर किसानों से लगान नहीं देने का वचन भी दिया था। तो गांधी जी की जो 3 आंदोलन है वो इस प्रकार से हैं। ज्यादातर पुस्तकों में इनका क्रम गलत लिखा रहता है। पहले चंपारण लिखा रहता है, फिर खेड़ा लिखा रहता है, फिर अहमदाबाद लिखा रहता है। जो गलत है इसका क्रम रहेगा चंपारण, खेड़ा, फिर अहमदाबाद, 1 2 3। यहाँ पर सॉरी, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये जैसे लिखा हुआ है यही क्रम है, तो यही सही है। तो 1 2 3 ये रहेगा। ये अहमदाबाद 3rd नंबर पे ले लेते हैं, तो उससे क्या है पेपर में गलत हो जाता है। क्रम जमाने का प्रश्न जब आए कि आपको यहाँ पर इन घटनाओं को क्रमशः व्यवस्थित करना है, तो आपको इस क्रम में ही करना है। यही बहुत बड़ा गेम है और ये ज्यादातर बच्चों का गलत होता है। अगली घटना पर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि खेड़ा सत्याग्रह को क्या कहा जाता है। तो खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह कहा जाता है। यानी गांधी जी ने पहला वास्तविक सत्याग्रह जो किया था वो खेड़ा सत्याग्रह किया था। अब बात आती है रोलेट एक्ट। ये क्या था? देखो 1917 ईस्वी में एक कानून लाया गया जिसको नाम दिया गया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को हमारे नेताओं ने बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा। इसे काला कानून भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को कोई अपील करने का नहीं था, कोई वकील करने का नहीं था और कोई दलील का अधिकार भी नहीं था। यानी कि यह कानून बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का था। इसीलिए इस कानून को काला कानून कहा जाता है। रोलेट एक्ट, काला कानून। हमारे प्रमुख नेता महात्मा गांधी ने इसको काला कानून की संज्ञा दी। तो हम जो चैप्टर जोड़ रहे हैं वो महात्मा गांधी है, उन्होंने इसको क्या कहा? काला कानून कहा। और प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून मोतीलाल नेहरू ने कहा। जबकि महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया? तो काला कानून नाम दिया। गांधी जी ने इसके खिलाफ भी सत्याग्रह की घोषणा की और 24 मार्च 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुई। तो गांधी जी का चौथा सत्याग्रह किसके खिलाफ हो रहा है? तो गांधी जी का चौथा सत्याग्रह, ये 3 हो चुके हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चौथा सत्याग्रह हो रहा है गांधी जी का चौथा सत्याग्रह किसके खिलाफ है? तो यह रोलेट एक्ट के खिलाफ है। और 24 मार्च 1919 को देशव्यापी हड़ताल का दिन चुना गया। 24 मार्च 1919 को देशव्यापी हड़ताल का दिन चुना गया और 6 अप्रैल को ऐसी हड़तालें हुई। यहाँ पर 2 डेट है। यानी कि गांधी जी ने सत्याग्रह किया और हड़ताल का दिन चुना गया
और फिर 6 अप्रैल 1919 को देश में हड़ताल हुई। और ऐसी हड़ताल करते समय हमारे दो प्रमुख नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भी अन्य हमारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया, पर दो नाम बढ़े हैं, सत्यपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू। और इन नेताओं को रिहा कराने के लिए एक बड़े लेवल का आंदोलन हुआ, बड़े लेवल की सभा हुई, जिसको जलियांवाला सभा कहा जाता है। पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं अपन 6 नंबर में, जलियांवाला बाग में एक सभा हुई जिसमें हजारों लाखों लोगों ने भाग लिया। इस सभा में जनरल डायर के द्वारा भरी सभा में गोलियां चलवा दी गई और भारत में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, जिसका नाम रखा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ और इसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। लगभग 1000 व्यक्ति इसमें मारे गए, 1000 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हो गई। अलग अलग आंकड़े आए हैं, अंग्रेजों के अनुसार अलग थे, बाकी सामान्य जो हमारे राष्ट्रीय पुस्तकों में हमें प्राप्त होते हैं तो लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए और अनेक व्यक्ति घायल हुए। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका नाम अपन ने सुन रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर, जो अभी रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वाली उपाधि त्याग दी। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के पास एक उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि, वो इन्होंने त्याग दी। तो भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके खिलाफ हुआ? तो ये हुआ रोलेट एक्ट के विरोध में सभा चल रही थी और इसकी जांच करने के लिए फिर ये कमेटी बनाएंगे जिसका नाम W हंटर कमेटी है। इनकी एक पुस्तक भी है, इंडियन मुसलमान। तो ये है हंटर कमेटी। इसके बाद आगे हमारा टॉपिक रहेगा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चोरी चौरा कांड। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप से 10-10 टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे और अगर आपको इसको स्थायी रूप से कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसका पूरा का पूरा जैसे डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं वैसे को वैसे लाइन टू लाइन लिखित में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर आपको ये सब अच्छा लगेगा तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत शब्द कहाँ से निकला है? खलीफा से। तुर्की में खलीफा का एक पद होता था जो मुस्लिमों का धर्म गुरु होता था और वहां पर मुस्तफा कमाल पाशा जो है उसका बोलबाला था। तो वहां खिलाफत की समस्या हुई और खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, जिसकी पूरे विश्व में पुनर्स्थापना की मांग को लेकर जो आंदोलन हुआ उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा कि खिलाफत का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है और ये हिंदू और मुसलमान एकता का 100 वर्षीय मुद्दा है। यानी कि इससे अच्छा मुद्दा हिंदू और मुसलमानों की एकता का अब तक
न तो मिला है, न है और न आएगा। यानी हिंदू मुस्लिम एकता पर महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय बल दिया था? तो यहाँ पर आंसर बनेगा खिलाफत आंदोलन। दोस्तों, खिलाफत की समस्या तुर्की की थी, इंडिया के लोगों ने भी सपोर्ट किया और महात्मा गांधी ने भी किया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो महात्मा गांधी को बनाया गया। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष भी महात्मा गांधी रहे हैं। और इस खिलाफत की समस्या का तुम्हें मुख्य पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि खलीफा पद की पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसी घटनाएं घटी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ और उसके बाद 1919 में जो है तुर्की में खलीफा का पद क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। तो महात्मा गांधी का इससे जुड़ाव रहा और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 किस रूप में मनाया गया? खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। आगे हमारा बिंदु जुड़ेगा असहयोग आंदोलन। देखो, खिलाफत की समस्या कैसे खत्म हुई? मुद्दा तो अभी चल ही रहा है। तो क्या होता है कि तुर्की जो देश में मुद्दा था, तो तुर्की का क्या कर दिया जाता है? मॉडर्नाइजेशन कर दिया जाता है, आधुनिकीकरण कर दिया जाता है और उसी के साथ ही खिलाफत का मुद्दा समाप्त हो जाता है। अब अगला बिंदु आता है हमारा असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा, पर देखो एक पॉइंट यहाँ से और बढ़ता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक रूप से प्रवेश किस घटना के साथ होता है? तो वो घटना है रोलेट एक्ट। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है। फिर आते हैं हम असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप है और महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन है, जो कि नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था और कांग्रेस के सदस्यों को बढ़ाने पर बल दिया गया था। इस अधिवेशन में 25 पैसे प्रति सदस्यता का शुल्क रखा गया था। जो भी इसका सदस्य बनेगा उसको 25 पैसे जो है देना पड़ेगा। इस प्रकार से कांग्रेस का सदस्यता सिस्टम शुरू हुआ और एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, यही असहयोग आंदोलन है। और यह आंदोलन खिलाफत के बाद 1920 से शुरू होता है और 1922 तक चलता है। यानी कि 1920 से 22 तक गांधी जी का आंदोलन चला। उसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया जाता है? तो वह है चौरी चौरा कांड। तो देखिए, असहयोग आंदोलन की प्रमुख जानकारियां कि खिलाफत के मुद्दे और जलियांवाला बाग की त्रासदी के बाद सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था। उसमें ऐसा प्रस्ताव लाया गया था, किंतु वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। बाद में खिलाफत के मंच से ही, यहाँ पर गांधी जी के द्वारा खिलाफत के मंच से ही इस आंदोलन की घोषणा की गई थी और बाद में नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव फाइनली लाया गया था। नागपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो सी विजय राघवाचारी थे। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। तो 1920 में नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी थे। अगली क्लास में हम इनको रिपीट करते हुए अगले 10 बिंदुओं पर और चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए जीके पॉइंट और अच्छे से इन पॉइंटों को देख लो। यहाँ से 3 तरीके हैं प्रश्न बनने के। पहला तरीका कि इनसे जुड़ी हुई जानकारियां, और दूसरा तरीका ये जो घटनाएं कब घटी
और इनको क्रम से व्यवस्थित करें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, नॉर्मल तरीके से प्रश्न आते हैं। आप लोगों को जैसे ही हम कुछ लिमिटेड प्रश्न बढ़ा के देंगे, 50-60 प्रश्न होंगे, जिसमें आप प्रश्न करने का तरीका फाइनली सीख जाएंगे। लेकिन एक लिस्ट देंगे जिसमें इन सब की डेट वाइज सारणी रहेगी। तो जीके पॉइंट से जुड़े रहे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा कोई ऐप वगैरह नहीं है, इसी पर आप लोग जो है प्रोत्साहन करते रहें। जो भी अगर आपको लगता है जैसे भी ठीक है, कोई को बताना है, अगर आपको ठीक लगता है माहौल तो आप जरूर बताएं, नहीं लगता है तो इसमें कमेंट में बताएं कि इसमें और किस तरह से आपको। देखो, हमारा उद्देश्य आपको पूर्ण ज्ञान देना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपके परीक्षा से संबंधित सिस्टम को समझाना है। क्योंकि देखो, इन्हीं पॉइंटों को हम 25 पेजों में पढ़ाएं, उससे बढ़िया है कि इन्हीं को हम एक साथ तैयार करें ताकि ये परीक्षा में हमें आए। बहुत बहुत धन्यवाद।